हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जो कि होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट जो चल रहा था उसी में हम नवा प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, इसके पहले 8 है प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो इसमें अगर हम देखें तो पोस्ट के अनुसार स्टेनोग्राफर, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ड्राइवर का जो पोस्ट आया है उसी से संबंधित फुल प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरीके से मैथ के क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया कुछ इस तरीके से इसमें कि एक गोलाकार खोल के आयतन को जिसकी बाहरी त्रिज्या आर और अंदरूनी त्रिज्या मतलब इंटरनल जो रेडियस है वो आर है। ठीक है, स्मॉल आर है, कैपिटल आर और स्मॉल आर है। ठीक है, कैपिटल आर जो है बाहरी वाला है और अंदरूनी जो है स्मॉल आर, किस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। मतलब कि गोलाकार खोखला कोई चीज़ है, गोलाकार है तो उसके आयतन बताना है बेसिकली। तो इसका आयतन क्या हो जाता है, इसका फार्मूला ही हो जाएगा तो 4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो यही इसका फार्मूला होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, खोखला गोलाकार खोल का आंतरिक और बाह्य सतही क्षेत्रफल क्रमशः 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर और 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 38 सेंटीमीटर ऊंचे ठोस शंकु में जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है, परिवर्तित कर लिया जाता है। और इस तरीके से शंकु के आधार का व्यास क्या होगा ये बताना है। हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं सबसे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो गोलाकार जो खोखला है उसके आंतरिक और बाह्य सतही का क्षेत्रफल दिया गया। ठीक है, तो आंतरिक का कितना दिया गया है, आंतरिक का देखिए तो इसमें दिया गया है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और बाह्य जो दिया गया है बाहरी वाला वो दिया गया है 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दिया गया है दोनों चीज़ें, तो ये हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है कि इसे पिघलाया जाता है और फिर शंकु जो बनाया जाता है, शंकु का ऊंचाई 38 सेंटीमीटर तैयार होता है। ठीक है, तो इतना इधर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पूछा क्या गया है, शंकु के आधार का व्यास पूछा गया है। ठीक है, शंकु इस तरीके से बनता है शंकु, ये शंकु हो गया। तो ये हो गया और लंबवत इसकी ऊंचाई यहाँ से लेकर इस बिंदु तक, तो ये आर हो गया, ये ऊंचाई हो गई। और हमें पूछा क्या गया, आधार का व्यास। तो आधार जब ये आर हो गया तो ये पूरा जो है क्या हो जाता है, ये व्यास हो जाता है डी, डायमीटर। तो ये हमें पूछा गया है कि क्या होगा इसका मान। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए खोखले गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया गया है वो क्या होता है, तो वो होता है जो है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर के फार्मूला ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो मान दिया गया है 4 पाई आर स्क्वायर आंतरिक का दिया गया है तो उसको हम पहले निकालेंगे। 4 पाई आर स्क्वायर बराबर दिया गया है 144, बाहर वाला निकालेंगे तो 144 पाई के दिया गया बराबर के। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आर स्क्वायर बराबर 144/4। इसको जो है सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा 12। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 144 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4×3=12, 2 बचेगा, 4×6=24, 36 आ जाता है। तो आर स्क्वायर का मान 36, तो आर का मान आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो जो बाह्य है उसका जो है कैपिटल आर माना है तो कैपिटल आर का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। इसके बाद अब आंतरिक वाला क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो वो दिया गया है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा और ये दिया गया है 64 पाई के। इसको सॉल्व करें तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल होगा, 64 हो जाएगा 16, तो आर स्क्वायर बराबर 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से आर बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्मॉल आर 4 सेंटीमीटर, कैपिटल आर जो है 6 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें जो ज्ञात करना है वो क्या है, अब जो खोखले गोला है उसका अगर हम आयतन देखते हैं। ठीक है, तो आयतन क्या होगा, कोई भी चीज़ है अगर उसको हम किसी भी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं
तो उसका आयतन सेम रहता है, जितना इधर रहता है उतना उधर रहेगा, आयतन परिवर्तन नहीं होगा। तो पहले खोखले गोले का आयतन हो जाता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब, ये बराबर हो जाएगा शंकु के आयतन के बराबर। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच इसका होता है, ठीक है, ऊंचाई। तो यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे मान को रख के। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, गुणे में है, ठीक है। 4 इंटू कैपिटल आर का मान है 6, तो 6 का क्यूब माइनस स्मॉल आर का मान है 4, तो 4 का क्यूब इधर हो जाएगा बराबर स्मॉल आर स्क्वायर। तो हमें आर निकालना है, अगर आर पता चल जाएगा तो हम डी को निकाल लेंगे। तो आर स्क्वायर निकालना है, इंटू एच का मान दिया गया है 38, तो इसको लिख देते हैं, ठीक है, गुणे में करके। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 का 36 छक्का 216 माइनस 4 चौक 16 चौके 64, यहाँ पे क्या हो जाएगा 38 आर स्क्वायर किया जाएगा, ठीक है। अब इसको हम घटाएंगे, 216 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा, 152 बचेगा, 38 इंटू आर स्क्वायर का हो जाएगा इधर, ठीक है। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर का निकालते हैं तो 4 गुणे 152/38 हो जाता है। सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये कितना जाएगा, ये 4 बार जाएगा, 38 चौका 152 होता है, तो 4 बार चला जाएगा। तो आर, ये जो आर दिया गया है ये R1 मान लेते हैं, ये शंकु का R1, ठीक है, शंकु का है। तो शंकु का जो त्रिज्या है वो R1 मान लेते हैं, तो R1 हो जाएगा। तो R1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 चौक 4 गुणे 4 आ जाएगा। तो R1 बराबर कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा ये R1। ये हमारा अभी आंसर नहीं है, अभी त्रिज्या ही हमें निकालना क्या है, व्यास, ठीक है। और व्यास नहीं निकालना था हमें, अर्ध व्यास निकालना था। तो अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या हो जाएगा, तो यही 4 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है कि ए कोई कार्य 16 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को 12 से ही 4/5 दिनों में कर लेता है, और सी जो है 32 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए का मान कितना दिया गया है, 16 दिनों में करता है, बी इसी कार्य को 12 से ही 4/5 दिनों में, मतलब कि 12 पंचे 60 4 64/5 दिनों में करेगा, और सी इसी कार्य को 32 दिनों में करता है, ठीक है। तो इन तीनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और जब 16 से डिवाइड करेंगे 64 को तो आ जाएगा 4 इसकी कार्य क्षमता आएगी, ठीक है। इसी प्रकार 64/5 को 64 को 64/5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, और इसी प्रकार से 32 से डिवाइड करेंगे तो 32 दूना 64, तो ये आ गई इसकी कार्य क्षमता, ये आ गई इसकी क्या कार्य क्षमता आ गई 4 5 2, ठीक है। अब कहता है कि ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, मतलब 4 दिन तक काम ए ने किया। तो ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, मतलब 4 दिन तक काम जो है सभी ने किया, ठीक है। तो टोटल कार्य क्षमता अगर इनका देखते हैं तो 5 4 9 तो 11 कार्य करते हैं पर डे, और 4 दिन तक बराबर इन्होंने काम किया, तो 11 चौक 44 कार्य इन्होंने किया सभी लोग, ठीक है। इसके बाद कहता है कि बी ने कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले छोड़ दिया। तो जो 3 दिन पहले छोड़ा है इसका मतलब सी अकेला उस कार्य को 3 दिन करेगा, और 2 कार्य क्षमता है तो 6 काम करेगा, 6 काम करेगा सी, ठीक है, 3 दिन। फिर तो शेष काम क्या बचेगा, शेष काम तो 64 पूरा काम है, इसमें से 44 और 6 काम हो चुका है, ठीक है। तो इनको अगर हम घटाते हैं तो 44 6 50 हो जाएगा, 50 घटा देंगे 64 में से तो ये आ जाएगा 14 काम, शेष काम 14 बचा। अब जो 14 काम बचा है ये काम कौन करेंगे, ये करेंगे बी और सी मिलकर, ठीक है, बी और सी मिलकर, क्योंकि ए 4 दिन बाद काम छोड़ दिया और बी ने जो है समाप्त होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो 3 दिन पहले जो काम छोड़ दिया तो 3 दिन वो सी अकेला काम करेगा, ठीक है। तो बीच में जो काम बचा 14 कार्य वो बी और सी मिलकर दोनों कर रहे होंगे।
तो 14 काम को ये दोनों मिलकर कितना करेंगे, तो बी का है 5, इसका है 2, 7, तो 7 काम करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 दिन ये उस काम को टोटल करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कार कितने दिन तक चला, तो टोटल हमें दिन निकालना है। टोटल हमें क्या निकालना है, दिन निकालना है। तो दिन यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 काम तो उधर चला था, ए ने जब छोड़ा था, इसके बाद 2 दिन ये चला, इसके बाद 3 दिन ये चला, तो 4 2 6 3 9 दिन टोटल काम चला। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 9 दिन। आंसर क्या हो जाएगा, 9 दिन हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से लगाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, 40 लीटर यौगिक में रसायन ए जो है मात्रा कितनी है, 10%। 10% मतलब 1/10, यानी कि अगर ए की मात्रा 1 है तो रसायन मतलब ए की मात्रा 1 है तो दूसरे वाले जो रसायन है उसकी मात्रा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि उसमें कितना रसायन ए और मिलाया जाए कि नए यौगिक में ए 20% हो जाए। तो 20% होने के लिए 20/100 करेंगे, यानी कि 2/10 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें रसायन कितना हो जाए, 2 हो जाए। तो अदर की मात्रा कितनी हो जाएगी, टोटल 10 है तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 2/10 बचेगा, तो इसमें टोटल 8 हो जाएगा। अब ये ए वाला है 1 और 2, और ये अदर वाला है, तो अदर में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, मतलब इसको हमें रखना है समान। तो इसको समान करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 8 से गुणा करेंगे और यहाँ से 9 से गुणा करेंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 8 कम 8 और 9 72 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 72 हो जाएगा। तो इस तरीके से दूसरा रसायन क्या हो गया, सेम हो गया, 72। अब इसमें जो आया डिफरेंट 8 और 18, तो 8 और 18 मतलब कि 18 - 8 ये हो जाता है 10 रेशियो पे। तो ये 10 रेशियो जो आया है तो यही मिलाया जा रहा है, जो कि ये ए का पार्ट है। ठीक है, तो ए को अगर हम 10 रेशियो और मिला देंगे तो 20% हो जाएगा। तो अब इसको हमें लीटर में निकालना है, तो 10 रेशियो तो आ गया। हमें दिया गया है 40 लीटर यौगिक है पूरा, तो हमारे पास कितना आ जाता है, तो 72 + 8 रेशियो आ जाता है टोटल। तो 72 8 80 रेशियो के टोटल आ जाता है, तो ये हो जाता है 40 के बराबर। यहाँ से एक रेशियो निकल आएगा, 40/8 हो जाएगा, 40/80 हो जाएगा, 40 दूना 80, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, एक रेशियो का मान हमें 1/2 प्राप्त हो गया। तो यहाँ से अब हम 10 रेशियो का मान निकाल सकते हैं। तो 10 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 × 10। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, तो ये 5 बचेगा। तो 5 लीटर हम और अगर मिलाते हैं तो उसमें ए की मात्रा कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए पार्ट करेक्ट है। यहाँ पे 5 लीटर लिखा हुआ है। ठीक है, 5 लीटर लिखा हुआ, तो वो इसका करेक्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को लगाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दिया गया है कि किसी स्थान की औसत वार्षिक वर्षा 1990, 1991 तथा 1992 वर्षों के आंकड़ों पर 70 सेंटीमीटर औसत वार्षिक हुआ। फिर 1989, 90 और 91 के वर्षों के आंकड़ों का आधार पर औसत वर्षा 65 सेंटीमीटर हुई। तब दिया गया है कि 1992 के लिए वास्तविक वर्षा जो थी वो 60 सेंटीमीटर हुई। तो 1989 के लिए वास्तविक वर्षा हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए औसत वर्षा शुरू में दिया गया 3 वर्षों का। ठीक है, 90, 91, 92, तो टोटल 3 वर्षों का जो औसत वर्षा दिया गया वो कितना दिया गया है, 70 सेंटीमीटर। अगर इनकी टोटल अगर निकालते हैं, टोटल वर्षा कितना हो, तो 70 × 3 कर देंगे। ठीक है, तो 7 × 21, 210 सेंटीमीटर टोटल वर्षा हुई। औसत न निकाल कर हम टोटल निकालेंगे पहले, तो 210 वर्षा हुई तीनों का मिला के। फिर इसके बाद कह रहा है कि 1989, 90 और 91, ये जो टोटल आया है ये कौन कौन से वर्षों का आया, तो ये आया है आपका 1990 + 1991 वर्ष प्लस 1992 वर्ष। ठीक है, तो इतने का आ गया 210 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि 1989 + 1990 + 1991, इनका जो टोटल औसत वर्षा है 65 सेंटीमीटर। तो इनका कुल कितना हो जाएगा, 65 × 3 इसमें भी करेंगे क्योंकि 3 वर्षों का निकालना है। तो कुल हो जाएगा इसमें 65 × 3 195 सेंटीमीटर। ठीक है, 195 सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें 1992 के लिए वास्तविक वर्षा जो है 60 सेंटीमीटर दिया गया है। तो पहले वाले में इसमें हम क्या करेंगे, 1992 की जगह पे 60 देंगे, तो हमें 1990 + 1991 वर्षों का क्या निकल आएगा, टोटल वर्षा। तो 210 - 60 कर देंगे तो हमें इन दोनों का क्या प्राप्त हो जाएगा, टोटल वर्षा। तो इन दोनों का टोटल वर्षा कितना हो जाएगा, अगर 60 इसमें घटाएंगे तो 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना है 1989 वाला। तो 1989 दूसरे ऑप्शन में दिया है इसमें,
तो इसमें हम क्या करेंगे 1990 और 91 वाला ये दोनों 150 सेंटीमीटर इसमें रख देते हैं। तो 1989 प्लस 1990 और 91 का मान 150 सेंटीमीटर दिया है और ये तीनों के टोटल 195 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे 1989 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 195 माइनस 150 हो जाएगा और इसको अगर हम घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 45 सेंटीमीटर। तो 1989 वर्ष में 45 सेंटीमीटर की वर्षा हुई थी, वास्तविक वर्षा, और यही हमें निकालना था। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 45 सेंटीमीटर, जो कि दिया कहाँ गया है, डी पार्ट में दिया गया है। तो डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, सबसे छोटी संख्या कौन है। 7/13 दिया गया है, 11/13 दिया गया है, 14/33 दिया गया है और इसके बाद 8/15 दिया गया। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे हैं। इसमें क्या करेंगे, आप इनको करिए डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद दशमलव में जो आएगा सबसे छोटा वो हो जाएगा सबसे छोटी। या तो फिर एक ऑप्शन ये है कि 13 को 7 से गुणा करिए और 13 को इधर 11 से गुणा करिए, फिर इधर 33 को 11 से गुणा करिए, 14 को 13 से गुणा करिए, 15 को 14 से गुणा करिए, 8 को 33 से गुणा करिए। तो जब 13 को 7 से गुणा करेंगे तो इसके नीचे लिखिए। अब इन दोनों में देखिए, जहाँ पे हर आपके समान है, 13 है बटे 13। ठीक है, तो बटे 13 में जो संख्या छोटी होगी वो छोटी, तो 7/13, 11/13 यानी कि 7/13 इन दोनों में क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो 11/13 बड़ी हो गई। अब हम क्या करेंगे, इनका और इनका हम निकालेंगे, इन दोनों में से कौन छोटी है कौन बड़ी। क्या करेंगे, 33 और 11 का हम गुणा करेंगे तो 363 हो जाएगा इधर, और 14 और 13 का गुणा हो जाएगा 182। ठीक है, तो यहाँ पे जो आता है 363, यानी कि ये संख्या 11/13 14/13 से बड़ी हो जाएगी। तो 14/13 क्या हो जाएगा, 14/33 जो है वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 182 आया इसका। फिर इसी प्रकार अब इन दोनों में हम देखेंगे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। तो 15 और 14 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाता है, 210, और 33 और 8 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाता है, 8 3 24 और 8 3 24, 8 3 24 और 8 3 24 तो 26, 264। ठीक है, तो इनमें 264 आ जाता है, 210 से 64 बड़ा है 264, तो ये हो जाएगी बड़ा। तो 14/33 इनमें भी छोटी आ जाएगी। ठीक है, तो 14/33 जो है 11/13 से भी छोटा है और 8/15 से भी छोटा है, और 7/13 है ये 11/13 से छोटा है। तो यहाँ पे सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे सबसे छोटी 14/33 हो जाएगी। ठीक है, 14/33 हो जाएगी। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, 14/33 हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इस तरीके से दिया गया है कि किसी कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, किसी कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल दिया गया है 128 वर्ग मीटर, लंबाई और चौड़ाई क्या है उसकी बराबर है और ऊंचाई 4 मीटर है। तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे लगाते हैं, देखिए लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। ठीक है, लंबाई बराबर के चौड़ाई के, और h का मान दिया गया है, ऊंचाई 4 मीटर, ऊंचाई कितना दिया गया 4 मीटर। ठीक है, जो कमरे की 4 दीवारें होती हैं उनका जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, तो उनका जो क्षेत्रफल होता है L + B × H होता है। अब चारों दीवारों लिया जाता है, यानी कि 2 लंबाई हो जाएगी 2L + 2B। ठीक है, 2B, ये 2 लंबाई गुणे 2 चौड़ाई प्लस 2 चौड़ाई इंटू H, ऊंचाई हो जाएगा, ये दिया गया है 128 वर्ग मीटर पे। तो यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो L + B बराबर इंटू H बराबर 128 के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा, 2 छक 12, 2 चौके 8, 64 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा L + B इंटू H का मान दिया गया 4, तो 4 से गुणा कर देंगे 64 हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा L + B बराबर 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16। तो L + B बराबर हो गया 16। अब L बराबर B दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया गया है, L बराबर B, तो हम L की जगह B रख दें या B की जगह L रख दें। तो हम जैसे रखते हैं L की जगह B, तो L + L बराबर हो जाएगा 16। तो यहाँ से 2L बराबर हो जाएगा 16, तो यहाँ से 1L का मान आ जाएगा 8। हमें निकालना क्या है, फर्श का क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया, वो हो जाएगा L × B,
और L का मान 8 है तो B का मान भी 8 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो L गुणे B बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुणे 8 बराबर 64, क्या हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आंसर हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, या सॉरी 64 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सभी चीज़ मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर वर्ग मीटर कह सकते हैं इसको। तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। इस तरीके से लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, एक ए है वृत्ताकार रास्ते के चारों ओर 50 सेकंड में दौड़ सकता है, और बी जो है विपरीत दिशा में दौड़ता है, ए को प्रत्येक 10 सेकंड में मिलता है, ठीक है। अब रास्ते के चारों ओर दौड़ने का बी का समय कितना है, ठीक है। ए जो है वृत्ता के चारों ओर दौड़ा, मतलब कि अगर हम वृत्ताकार बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं इस तरीके से, मान लीजिए कोई वृत्त है और यहाँ से शुरुआत करता है ए इधर इस साइड में, और इधर इस साइड में जो है बी शुरुआत करता है, ठीक है। इस तरीके से दिया गया क्वेश्चन यहीं से, और ये हो गया इसका केंद्र। मान लीजिए ये यहाँ पर मिलते हैं जाके, ठीक है। तो ये इतनी दूरी जो चलेगा, अगर हम इसका कोण देखते हैं इस तरीके से, यहाँ पे मिलते हैं तो बी इधर से आएगा, ए इधर से आएगा, और ए जो है चारों ओर 50 सेकंड में दौड़ सकता है, ठीक है। तो ये कितना थीटा बनाएगा, ये बनाएगा एंगल थीटा डिग्री मान लीजिए बनाता है, और बी जो है दौड़ के आता है वो अल्फा डिग्री बनाता है। तो इस तरीके से दोनों ये डिग्री बनाएंगे, और यहाँ पे जो पूरा कोणीय मान होता है कितना होता है 360 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई लिख सकते हैं। तो थीटा अपान अल्फा, और थीटा प्लस अल्फा बराबर ये 2 पाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ए के लिए अगर हम देखते हैं तो ए जो है 50 सेकंड में 2 पाई दौड़ जाता है। 2 पाई मतलब ये पूरा दौड़ जाता है, ये लिखा है 50 सेकंड में पूरा वृत्त का चक्कर लगा देता है। तो ए 50 सेकंड में 2 पाई दौड़ता है, तो 1 सेकंड में ए कितना दौड़ेगा, तो 2 पाई अपान 50 हो जाएगा, 2 पाई अपान 50 दौड़ेगा, ठीक है। इसीलिए जो ए को प्रत्येक 10 सेकंड में मिलता है, तो 10 सेकंड में ए कितना दौड़ेगा ये निकाल लेते हैं। तो 2 पाई अपान 50 इंटू 10 ये हो जाएगा। यहाँ से हम कुछ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई अपान 5, जो कि ये थीटा का मान आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा थीटा का मान आ जाएगा। इसी प्रकार अब हम बी के लिए निकालते हैं। बी के लिए निकालेंगे तो बी के लिए मान लेते हैं कि वो 2 पाई जो है मतलब पूरा चक्कर वो टी सेकंड में मारता है, टी सेकंड में पूरा चक्कर मारता है, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। तो टी सेकंड में अगर वो पूरा चक्कर लगा देता है तो वो 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, तो वो लगाएगा 2 पाई अपान टी, ठीक है। और 2 पाई अपान टी एंगल घूम जाएगा। इसके बाद अगर वो भी 10 सेकंड में जो मिलता है, तो 10 सेकंड में वो कितना दौड़ेगा, तो 2 पाई अपान टी इंटू 10 हो जाएगा। तो 10 दूना 20 पाई अपान टी हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा अल्फा के, ठीक है। ये बराबर कितना हो जाएगा अल्फा के। तो हमें थीटा और अल्फा का मान पता चल गया। चूँकि थीटा प्लस अल्फा बराबर होता है 2 पाई, तो इसमें हम रख देते हैं थीटा का मान है 2 पाई अपान 5 प्लस अल्फा का मान दिया गया है 20 पाई अपान टी, बराबर ये हो जाएगा 2 पाई के, ठीक है। ये हमारा मान आ गया। इसको हम कर लेंगे सॉल्व, यहाँ से टी का मान हम निकाल लेंगे, और जो टी का मान निकल के आएगा वही जो हो जाएगा बी के, जो है बी दौड़ने के कितना समय लेगा चारों ओर। तो इसको देखिए पाई यहाँ से कैंसिल होगा, ये पाई ये पाई ये पाई, तीनों पाई कैंसिल होंगे, तीनों ओर हैं। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 यहाँ भी है, 2 दहाइयों 20 हो जाएगा, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 1 अपान 5 प्लस 10 अपान टी बराबर 1 के बचेगा, ठीक है। उधर पक्षांतर करेंगे तो 10 अपान टी बराबर 1 माइनस 1 अपान 5। इसको अगर हम लेते हैं एलसीएम तो 5 माइनस 1 यानी कि 4/5 आ जाता है। तो 10 टी बराबर 4/5, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 टी बराबर हो जाएगा 50, तो टी बराबर आ जाएगा 50/4, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो समय आ जाएगा आपका 12 सही 2/4 आएगा, और 2/4 ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो 12 सही 1/2 सेकंड आ जाएगा, जो कि यही वैल्यू हो जाएगी, जो कि बी के द्वारा उसको पूरा चक्कर लगाने में समय लगेगा। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, पाइप में पानी के बहाव की दर पाइप की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बदलती है। 4 सेंटीमीटर व 2 सेंटीमीटर व्यास वाले 2 पाइपों में पानी के बहाव का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया रेडियस वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल है 1 अपान रेडियस के, ठीक है, के स्क्वायर के, वर्ग के है ना, त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आर निकालते हैं तो ये बराबर करेंगे तो प्रोपोर्शनल लगा तो क्या लगा देंगे के अपान रेडियस जो है वो क्या, इसको हम लिख सकते हैं व्यास। व्यास का
जो है रेडियस क्या होता है, आधा होता है, तो यहाँ पे d/2, ठीक है, डायमीटर बाई 2 का स्क्वायर कर देंगे। ये हम कर सकते हैं ना, ठीक है। आर की जगह पे हम, त्रिज्या की जगह पे हम लिख सकते हैं व्यास को इस तरीके से, व्यास बाई 2। यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू ये दो ऊपर जाएगा, दो दूनी 4, तो 4/d² हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसी तरीके से 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर जो व्यास वाले जो पाइप हैं उनके बहाव का अनुपात पूछा गया, तो यानी कि R1/R2 पूछ लिया गया है। तो यहाँ से अब इसी फार्मूले के ऊपर हम रखेंगे, तो के इंटू 4/d1 का स्क्वायर अपॉन के इंटू 4/d2 का स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करते हैं, के से के कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो R1/R2 क्या आ जाएगा, d2², ये दो d2² ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा d1²। इस तरीके से मान आ जाएगा। तो यहाँ से R1/R2 बराबर d2 का स्क्वायर अपॉन d1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब d मतलब व्यास का मान दिया गया है 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, दो पाइप, तो इसको हम रख देंगे यहाँ पे। तो d1 का मान क्या दिया गया है, d2 का मान दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और d1 का मान है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4/4 चौक 16। इसको हम काटते हैं तो 4 चौक 16, ये कट जाएगा 1/4, इसका क्या हो जाएगा मान। तो R1/R2 बराबर हो जाएगा, अनुपात में अगर देखेंगे तो 1/4 इसका आ जाएगा अनुपात, 1/4 आ जाएगा, 1/4, जो कि डी पार्ट में दिया गया, तो डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न संख्या 10 है कि यदि एक घन मीटर ठोस को 25 सेंटीमीटर के घनों में काट कर उन्हें एक सीधे में एक के ऊपर एक रख कर सीधी लाइन बनाई जाए तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी। जो सीधी घनों को काट कर ऐसे रखा जाएगा तो इसकी ऊंचाई पूछा गया है कितना होगा, ठीक है। चलिए इसको हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। तो घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम होता है a³, ठीक है, ये तो पता ही होगा। यहाँ पे दिया गया है एक घन मीटर ठोस को 25 सेंटीमीटर के घन में काटा जाता है। एक घन मीटर, तो 1 मीटर मतलब कि 100 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे अगर हम घनों की संख्या अगर हम निकालते हैं कि कितनी संख्या बनेगी घनों की, इनको अगर काट पीट के बनाया जाए तो सबसे पहले बड़े घन का आयतन जिसको काटा जाएगा उसका आयतन अपान जो छोटा घन बनेगा उसको, उसका आयतन से अगर हम भाग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हमें घनों की संख्या पता चल जाएगी कितना घन बनेगा, ठीक है। तो बड़े घन का आयतन जो होगा वो 100 क्यूब है, ठीक है, 100 घन सेंटीमीटर दिया गया है, तो 100 क्यूब हो जाएगा। एक घन मीटर ठोस को दिया गया है तो इसको अगर हम बदलेंगे 100 क्यूब हो जाएगा, और 25 का क्यूब हो जाएगा नीचे। तो इस तरीके से यहाँ अगर देखा जाए तो 100 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 6 6 जीरो हो जाएगा, और 25 का क्यूब होता है 15 625। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 64 के। तो घनों की संख्या कितना आ गया, 64 आ गई, ठीक है, घनों की संख्या क्या आ गई, 64 आ गई। अब इसमें जब आप इस 64 घनों को एक के ऊपर एक इस तरीके से रखेंगे तो इसकी हमें ऊंचाई पूछा गया है कि क्या होगा। तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई अगर हम याद करेंगे तो क्या होगा, ये मान कितना है 25 है, ठीक है, ये 25 है, और ये टोटल कितने रखे हुए हैं 64, तो इनको हम गुणा करेंगे, 25 गुणे 64 को गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1600, और 1600 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है, 1600 सेंटीमीटर आएगा। और 1600 जब सेंटीमीटर आएगा तो इसको हम अगर मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 16 मीटर, ठीक है, 16 मीटर। तो ऊंचाई जो आएगी वो कितना हो जाएगी, 16 मीटर, और 16 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 420 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर घंटे की स्पीड से चल रही है, 180 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार करेगी। तो टोटल लंबाई देख लीजिए, टोटल लंबाई हो जाएगी इसकी दूरी 420 प्लस 180, ये हो जाएगा टोटल 420 और 180 जो को जोड़ेंगे तो 600 मीटर आ जाएगा। 600 मीटर टोटल दूरी हो गया। चाल पता है तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यहाँ से हमें समय निकाल लेंगे, दूरी बटा चाल, दूरी दिया गया 600 बटे हम कर देंगे चाल के, तो चाल कितना है 80, और 80 जो दिया गया वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया, और दूरी दूरी है मीटर में, और पूछा गया है समय सेकंड में। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे इस तरीके से। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर 18 चले जाएगा, नीचे बचेगा 80/5, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो 1 0 से कैंसिल कर जाएगा ये, और
5 से काटेंगे तो 12 बार जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, ये हो जाता है। 2 से काटेंगे 9 बार तो हो जाएगा 3 गुणे 9 बचेगा 9 त्रिक 27 सेकंड, 27 सेकंड समय लगेगा। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का योगफल दिया गया है 592 और इनका दोनों का अंतर एचसीएफ माइनस एलसीएम बराबर दिया गया है 518, ठीक है। तो इनको हम पहले सॉल्व करेंगे, जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस ये आ जाएगा 2HCF बराबर जुड़ जाएगा 8 2 10 9 1 10 11 5 5 6 7 5 5 10 11, ठीक है, 1110। तो HCF बराबर मान कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। तो यहाँ से अब एलसीएम क्या हो जाएगा? 592 में से हम क्या करेंगे? 555 घटा देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो हमारा क्या निकल के आएगा? एलसीएम आ जाएगा कितना? 592 में से 555 अगर हम घटाएंगे तो एलसीएम हो जाएगा 37। और इसके बाद अब हम सॉल्व कर लेंगे। पहली संख्या मतलब एक संख्या दिया गया है 11, तो एलसीएम गुणे एचसीएफ जो फार्मूला होता है उसी को लगा देंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ क्या हो जाएगा? 555 गुणे 37 बराबर पहली संख्या देगा 111 इंटू वाई करते हैं, वाई मान लेते हैं, ये जाएगा 5 बार। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 37 गुणे 5, तो ये हो जाता है 37 गुणे 5 मतलब 185। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 185 हो जाएगी। आंसर है पार्ट, ठीक है, सिंपल था, इस तरीके से लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है कि एक निर्माता 72 रुपये प्रति 250 ग्राम और 80 रुपये प्रति 250 ग्राम के मूल्य की चाय की दो किस्मों को 5:3 के अनुपात में मिलाता है और यदि वो इस मिश्रण को 84 रुपये प्रति 250 ग्राम की दर से बेचता है तो उसका लाभ परसेंटेज बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? उसका खरीद मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य क्या होता है। तो देखिए 72 जो दिया गया है इसका वैल्यू कितना दिया गया है? अनुपात में दिया गया है, तो 72 रुपये में हम इसको निकालेंगे। पहले इसका हम रेट निकालेंगे, क्रय मूल्य इन दोनों का, ठीक है। अनुपात जो दिया गया है तो 5/3 मतलब 72 गुणे 5/5 3 8 प्लस 80 जो दिया गया है इन दोनों में मिलाता है तो 80 गुणे 3/5 3 8, इस तरीके से हो जाएगा। इनको हम सॉल्व करेंगे तो 8 9 बार जाएगा, 8 10 बार जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा, 10 गुणे 3 30 हो जाएगा, ठीक है। 10 यहाँ पे 45 और 30 जोड़ देंगे तो ये 75 रुपये आ जाएगा आपका सीपी मतलब क्रय मूल्य। और एसपी दिया गया है कितना? 84 रुपये। एसपी कितना गया है? 84। तो यहाँ से प्रॉफिट क्या आ जाएगा? एसपी माइनस सीपी होता तो 84 माइनस 75 कर देंगे तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट 9 रुपये का। अब 9 रुपये का प्रॉफिट होता है, इसका परसेंटेज अगर हम निकालना है तो 9 रुपये का प्रॉफिट किस पर होता है? 75 रुपये पर। परसेंटेज निकालेंगे 100 से गुणा करेंगे, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 3 त्रिका 9, 3 गुणे 4 यानी कि 12% उसका क्या हुआ? लाभ हुआ उसको। तो 12% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया गया है, मतलब कि मिल्क और वाटर का अनुपात 3:2 है। अगर मिश्रण में 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का परिमाण जो है वो समान हो जाता है। तो मिश्रण में दूध का परिमाण क्या होगा? ठीक है, तो यानी कि मिश्रण में दूध का समान मतलब दूध इसमें दिया गया 3 रेशियो और पानी दिया गया है 2 रेशियो पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? 4 रेशियो और 4 लीटर और मिला देते हैं तो ये दोनों क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो हम बराबर कर देंगे, इनको हम सॉल्व करेंगे तो 2 रेशियो इधर आएगा तो 3r माइनस 2r बराबर 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 1r बराबर 4 रेशियो, ठीक है। 1 रेशियो बराबर 4 आ जाता है। तो दूध का परिमाण तो 3 रेशियो दिया गया है तो 1 रेशियो का मान हमें पता है 4, तो 3 गुणे 4 हो जाएगा, मान रखेंगे तो 12 लीटर जो है दूध है, ठीक है। 12 लीटर क्या है? दूध है। आंसर सी ऑप्शन राइट है। आंसर क्या जाएगा? सी ऑप्शन राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई धनराशि n वर्षों में दुगुना हो जाती है, n वर्षों में कितना हो जाती है? n वर्षों में वो 2 गुना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। तो वो धनराशि 4 गुना कब होगी? वो धनराशि 4 गुना पूछा गया, तो यानी कि ये हम 2 गुना इधर करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, तो इधर हम n में 2 से गुणा करेंगे तो 2n,
वर्षों में, तो 2n वर्षों में क्या हो जाएगी, वो 4 गुना हो जाएगी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 2n वर्षों में, सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, 16। क्वेश्चन नंबर 16, यदि tan थीटा बराबर दिया गया है 12/13 के, तो हमें मान निकालना है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मान हमें निकालना है। ठीक है, tan थीटा का मान दिया गया, तो यहाँ से हम साइन थीटा और cos थीटा का मान इस तरीके से निकाल सकते हैं। 12/13 मतलब 12 इसकी ऊंचाई होगी और 13 इसका आधार हो गया। हमें कर्ण निकालना है यहाँ पे, तो कर्ण निकालेंगे, क्या करेंगे, इसको हम गुणा करेंगे, जोड़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय से 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, तो हमें कर्ण का स्क्वायर ये निकल जाएगा। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर 169, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 313। तो √313 ये मान हो जाएगा 313। ठीक है, यहाँ से साइन थीटा का मान निकल के आ जाएगा, ऊंचाई जो दिया गया है 12 कर्ण हो जाएगा √313, और cos थीटा का मान हो जाएगा 13/√313। तो यहाँ पे मानों को हम रख देते हैं, इसमें मानों को हम इसमें क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक है, मानों को इसमें हम क्या करेंगे, रख देंगे। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो 2 साइन थीटा दिया गया है, 2 साइन थीटा, 2 इंटू साइन थीटा का मान हो जाए 12/√313। ठीक है, 12/√313 हो जाएगा, √313 इंटू कॉस थीटा का मान 13/√313 हो जाएगा। ठीक है, बटे अगर करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे जाएगा 13 का अपान √313 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 12 का √313 का स्क्वायर, ये मान हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऊपर जाएगा 12 दूना 24 इंटू 13 बटे नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में दिया गया है तो ये दोनों अंडर रूट हट के 313 हो जाएगा। ठीक है, अपान में दिया गया 13 का स्क्वायर मतलब 169 अपान 313 माइनस 12 का 144 अपान 313। इसको और सॉल्व करते हैं तो 24 गुणे 313 अपान 313 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद नीचे हो जाएगा 169 में से 144 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 144 जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 25, ये हो जाएगा बटे 313 के। अब यहाँ देखिए 313 कैंसिल हो जाएगा, मान आ जाएगा 24 गुणे 13 अपान 25। ठीक है, तो 24 गुणे जब 13 करते हैं तो इसको जब गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 312/25। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया है 312/25 दिया गया आपके डी पार्ट में। ठीक है, डी पार्ट में दिया गया है, यही आंसर हो जाएगा 312/25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे लगेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इस तरीके से लगेगा। क्वेश्चन नंबर है 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, 17 दिया गया है कि 5 प्लस √3 अपान 7 माइनस 4 √3 ये बराबर की दिया गया है 47a प्लस √3 भी। ठीक है, यहाँ पे √3 अलग है और b अलग है। ठीक है, मिस प्रिंट है, √3 b अलग हो जाएगा, √3 अलग हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, जो LHS दिया गया लेफ्ट साइड वाला, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए जो नीचे जो दिया गया 7 माइनस 4 √3 इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको वर्ग बनाएंगे तो क्या वर्ग बनेगा, इसका प्लस वाले पोर्शन से हम गुणा करेंगे। तो 5 प्लस √3 अपान 7 माइनस 4 √3 ये गुणा हो जाएगा 7 प्लस 4 √3 और नीचे भी 7 प्लस 4 √3 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या वैल्यू आ जाएगी, ऊपर हम जब गुणा करेंगे इन दोनों को तो 5 का गुणा करेंगे इसमें सबसे पहले, तो 7 × 5 = 35 माइनस 5 × 4 = 20 √3 सॉरी प्लस होगा। इसके बाद प्लस √3 से गुणा करेंगे तो 7 √3 प्लस 4 √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा, 4 × 3 = 12 आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू आ गया। नीचे हम क्या करेंगे, नीचे देखिए लिखा हुआ है a + b और a - b का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे a² - b² मतलब कि 7 का स्क्वायर मतलब 49 और -b² मतलब 4 √3 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 = 16 और 3 का स्क्वायर मतलब 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 4 × 4 = 16 × 3 = 48 हो जाएगा।
ये आपका कितना आ गया, जोड़ेंगे तो 12 और 35 कितना हो जाएगा, 12 और 35 47, ठीक है, प्लस 20 7 27 √3 हो जाएगा, ऊपर जुड़ के यह आ जाएगा, और 49 माइनस 48 तो मतलब 1 आ जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं, तो इस तरीके से रख देते। और ये आपका जो दिया गया था 47 से प्लस √3b। अब हम दोनों का जो है यहाँ पे तुलना कर लेंगे, तुलना करेंगे तो a बराबर मान क्या आ जाएगा, a बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 47, यहाँ पे 47 है, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और b बराबर मान क्या आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा 27, ठीक है, b बराबर मान क्या आ जाएगा 27। तो a बराबर 1 और b बराबर 27, जो कि सी पार्ट में दिया गया, तो सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यदि किसी धनराशि का 5% सरल वार्षिक ब्याज के 3 वर्ष का ब्याज जो हो जाता है वो 1200 रुपये हो जाता है, तो उसी राशि का उसी अवधि पर उसी वर्ष उसी दर से जो है चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया क्या होगा, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये बताना। तो यहाँ पे जो 5% दर दिया गया, अगर हम इसको 5/100 लिखते हैं तो ये हो जाता है 1/20 के, ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया 3 साल के लिए, 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि जो ये 20 है इसके रेशियो मान लेते हैं 20 के वर्ग, 20 के क्यूब, 3 साल है तो 3 क्यूब कर देंगे, 20 के क्यूब, ये हो जाएगा आपका ये मूलधन, ठीक है, मूलधन हो गया। अब इसमें क्या कर रहा है कि पहले साल, दूसरे साल और फिर पहले साल, ठीक है। पहले साल 1/20 यहाँ पे लगेगा, तो ये आपका हो जाएगा 20 की पावर क्या दिया गया है 3, ठीक है, 20 की पावर 3, तो 1/20, 20 × 20 × 20 तो 20 कट जाएगा, तो 20 में 400 बचेगा। यहाँ पे दूसरे साल भी 400 आएगा, यहाँ पे भी आएगा 400, ठीक है, तो ये 400 आ जाएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज है चूँकि, तो इसका भी 1/20 लगेगा, दूसरे साल, ये पहले साल का है तो इसका 1/20 लगेगा, तो ये हो जाएगा 20 से अगर कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 20, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज इसका भी लगेगा, तो 1/20 तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। और इसका भी जो है पिछले साल वाला भी लगेगा, तो 1/20 इसका भी लगेगा, तो 20 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस वाले का जो है फिर लगेगा तीसरे साल, जो दूसरे साल था तो तीसरे साल इसका लगेगा, तो 1 रुपये इसका भी मिलेगा। तो टोटल जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 400 + 400 + 400, ठीक है, ये आ जाए, और +20 + 20 + 20, ठीक है, मतलब ये वाला 20, ये वाला 20 और ये वाला 20, तो और प्लस 1 रुपया ये, तो इस तरीके से इतना जो है चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो 4 × 1260, 1200 + 60 + 1, ये हो जाएगा 1261, तो 1261 रुपये जो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो 1261 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया है सी पार्ट में, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी पार्ट इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया कि एक प्लाट का क्षेत्रफल दिया गया है, सर्वेक्षण होता है 3.5 एकड़ के रूप में किया गया था है। अब अगर 3.5 एकड़ के रूप में उस प्लाट का जो है सर्वेक्षण किया गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद कहा जाता है कि इसे 1 एकड़ बराबर 0.4 हेक्टेयर के जो है आधार पर मीट्रिक प्रणाली में अंकित किया गया। यदि एकड़ का उत्तम नाप 0.40467 है तो उक्त अनुमान में त्रुटि कितना होगा हेक्टेयर में, बताना। क्योंकि 1 हेक्टेयर बराबर दिया गया है 0.4 हेक्टेयर के, ठीक है, 1 एकड़ बराबर 0.4 हेक्टेयर दिया गया है, इसीलिए 3.5 एकड़ कितना वैल्यू हो जाएगा हेक्टेयर में, तो 3.5 एकड़ बराबर ये आ जाएगा 3.5 × 0.4, इसको अगर हम गुणा करेंगे तो 1.4 हेक्टेयर आ जाएगा। तो हमारा मान क्या आ जाएगा 1.4 हेक्टेयर, ठीक है, हमारा मान क्या आ जाएगा 1.4 हेक्टेयर। अब ये आ गया। इसके बाद दिया गया है 1 एकड़ का शुद्ध माप भी दिया गया है। 1 एकड़ का शुद्ध माप कितना दिया गया है, 1 एकड़ का शुद्ध माप दिया गया है 0.40467 के, ये है। तो इसलिए 3.5 एकड़ का शुद्ध माप क्या हो जाएगा,
शुद्ध माप 3.5 एकड़ का क्या हो जाएगा, 3.5 इसमें गुणा करेंगे 0.4047। इसको जब आप गुणा करेंगे पॉइंट में तो ये आपका आ जाएगा 1.416345 हेक्टेयर। ठीक है, ये मान आ जाएगा। तो अब शुद्ध माप इतना आया और हमारा ऐसे ही मान कितना था, 1.4 हेक्टेयर था। तो त्रुटि कितना हुआ, त्रुटि के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, त्रुटि के लिए क्या हो, 1.416345 माइनस 1.4 का अगर घटाएंगे तो ये मान आ जाएगा 0.016345। तो ये त्रुटि इतना आएगी, आंसर हो जाएगा इसका 0.016 जो कि ए पार्ट में दिया गया, तो 0.016 इसका हो जाएगा त्रुटि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि m एक संख्या है तो m स्क्वायर -1 गुणनफल है, तो इनका जो है बताना। अब यदि m एक संख्या किस प्रकार की संख्या है, यदि एक m सम संख्या है, ये मतलब क्वेश्चन था। यदि m एक सम संख्या है तो m स्क्वायर -1 जो होगा किस प्रकार का गुणनफल होगा, ये बताना है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर एक m सम संख्या है तो m स्क्वायर -1 गुणनफल है, तो इनका जो क्रमिक होगा वो विषम संख्याओं का गुणनफल होगा। क्या होगा, विषम संख्याओं का गुणनफल होगा। यहाँ आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, अगर हम m बराबर 2 मान लेते हैं तो 2 एक सम संख्या होगी, तो यहाँ पे m स्क्वायर -1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर -1, 2 दूनी 4 -1 3, जो कि क्या हो जाएगा, एक विषम है और ये विषम जो कि एक गुणनफल है जो कि विषम आता है। ठीक है, तो ये गुणनफल आता है जो कि क्या आता है, विषम आता है। इसी प्रकार अगर m बराबर 4 ले लेते हैं तो m स्क्वायर -1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर -1, 4 चौक 16 -15, एक अगर घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, जो कि ये दो संख्याओं का गुणनफल और क्या हो जाएगा, ये एक विषम संख्या आती है। तो इस प्रकार ये विषम संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। आंसर इसका सी ऑप्शन राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया, दो संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, 68 है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 68 दिया गया है। इसके बाद कह रहा है कि उनके अंतर का वर्ग 36 है। मतलब अंतर का वर्ग मतलब x माइनस वाई कर देंगे, इसका वर्ग करेंगे तो ये 36 है। तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इनका अगर हम वर्ग लेते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं फार्मूला, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर है 36 हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस मान रख देंगे तो 68 माइनस 2xy बराबर 36 के पक्षांतर करेंगे तो 2xy बराबर हो जाएगा 68 माइनस 36। तो 2xy बराबर 68 माइनस 36 32 के हो जाएगा। तो xy बराबर कितना हो जाएगा, 16 के। अब ये दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, 16, तो इसीलिए दो संख्याओं का गुणनफल 16 होगा। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 22 जो दिया गया ये आपको लगाना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 22 में व्यंजक दिया गया है और इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है, ये है व्यंजक, इसको सॉल्व करके आप इसका जो है आंसर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 और 24 देखते हैं। 23, 24, 25 तीन क्वेश्चन जो दिया गया है इस ग्राफ से आपको लगाना है। देखिए ग्राफ दिया गया, ग्राफ के बारे में पूछा गया कि ए से बी के बीच कार द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, ये घंटा है दिया गया है, ये दूरी दिया गया है, 6 घंटे की अवधि दिया गया है, ए है, बी है, सी है, डी है, 4 प्रकार के बिंदु दिए गए हैं। अब ए से बी के बीच में अगर देखेंगे तो ये देखिए पैरेलल लाइन घंटे के बराबर बन रहा है। तो इसके बीच कार के द्वारा तय की गई दूरी क्या थी, तो देखिए ए यहाँ पे 100 किलोमीटर पर खड़ी हुई है और फिर इसके बाद 4 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन जो है दूरी कोई में परिवर्तन नहीं होता, सीधा फ्लैट लाइन आ रहा है, यानी कि यहाँ पे चली गई दूरी क्या है, 0 है, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर पूछा गया कि पूरी यात्रा में कार के द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी। तो पूरी यात्रा में अगर कार के द्वारा तय की गई दूरी देखते हैं तो देखिए ओ से चलती है, फिर ए पर जाती है तो 100 किलोमीटर जाती है। ठीक है, इसके बाद फिर बी तक जाती है 0, फिर बी से सी जाती है तो 100 से 150 जाती है तो 50 और चलती है, तो इस तरीके से 150 किलोमीटर हो गया। फिर सी से डी आती है, मतलब 150 किलोमीटर और चलती है, तो इस तरीके से टोटल दूरी जो हो जाएगी 300 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, 300 किलोमीटर, जो कि डी पार्ट में दिया गया तो डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर है सी और डी के बीच कार की औसत गति। अब सी और डी के बीच अगर हम कार की औसत गति देखते हैं, देखिए सी और डी के बीच अगर हम कार की औसत गति देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब सी और डी के बीच सिर्फ एक ही कार चल रहा है, एक ही कार की औसत गति नहीं निकाली जाती है, दो चीज़ें होनी चाहिए औसत निकालने के लिए। ठीक है,
क्योंकि जो औसत एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है 2xy अपान x प्लस वाई। तो x एक चाल हो गया और y दूसरी चाल है। यहाँ पर एक ही कार चल रही है सी और डी के बीच, तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो गया आपके मैथ के क्वेश्चन। अब हम देखेंगे जो है आगे जीएस, हिंदी और रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इंग्लिश के क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले इंग्लिश का जो अगला क्वेश्चन है वो 26 से लेकर 30 तक आपको ये पढ़ना है। जो दिया गया है पैराग्राफ इस तरीके से दिया गया है, पढ़िएगा, फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन देना है। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर देना है। तो चलिए आप लोग पढ़िएगा क्वेश्चन के, हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, इट सीम्स टू बी रिमार्केबली करेक्ट इन मॉडर्न लाइफ दैट, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ हो जाता है आधुनिक जीवन में यह बात उल्लेखनीय रूप से सत्य प्रतीत होती है कि, तो सत्य प्रतीत होती है कि मतलब क्या सत्य प्रतीत होता है। तो जब गद्यांश को आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर निकल आएगा सी पार्ट, द करेक्ट चॉइस ऑफ द टास्क प्रिजर्व वन लाइफ, आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट द एक्सप्रेशन सेफ्टी वाल्व मीन, सेफ्टी वाल्व का अर्थ बताना है क्या होता है। तो इसका तात्पर्य है समथिंग विच गारंटी सेफ्टी। ठीक है, समथिंग जो ऐसा कुछ हो जो हमें गारंटी देता हो सेफ्टी की, तो उसको सेफ्टी वाल्व कहते हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, अ शिप विदाउट बेलास्ट एंड एंकर, एंकर मतलब लंगर जो जहाज में डालते हैं, ठीक है, रोकने के लिए। तो अ शिप एक जहाज ऐसा हो जो बिना लंगर और बेलास्ट के हो, तो क्या होगा इसका अर्थ, तो इसका मतलब हो जाए मे नॉट गो इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो वो कभी राइट डायरेक्शन में नहीं जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अ मैन हु सफर्स फ्रॉम वेन रिग्रेट्स मस्ट हैव, मतलब कि जो व्यक्ति व्यर्थ पछतावे से ग्रस्त है उसे अवश्य ही क्या करना चाहिए, तो उसे चूजन हिज लाइफ वर्क रेदर केयरलेसली। ठीक है, तो यहाँ आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। दिया गया अ पर्सन हु हैज चूजन द राइट टास्क हैज नो टाइम टू रिग्रेट बिकॉज ही, इसका मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति ने सही कार्य चुना है उसके पास पछतावे का समय नहीं, क्योंकि वो क्या है, क्योंकि वो हैज़ टू मच टू डू। ठीक है, बहुत कुछ करने को। तो यहाँ आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, एक्टिव पैसिव, एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो यू वर टू ब्रिंग हिम हेयर, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो इसका पैसिव हो जाएगा ही वॉज टू बी ब्रॉट हेयर बाई यू। ठीक है, आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। पीपल कॉन्सिडर दैट ही इज वाइज, ठीक है, इसका पैसिव क्या होगा, तो इसका पैसिव होगा ही इज कंसिडर टू बी वाइज, आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न में हमें बताना है, एडजेक्टिव भरना है। ठीक है, आई डू नॉट हैव डैश मनी इन माई पॉकेट, यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव लगाया जाएगा, ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आई डू नॉट हैव एनी मनी इन माई पॉकेट हो जाएगा, तो सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डू नॉट मेक डैश डिले, यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव भरेंगे, तो यहाँ पे लगाया जाएगा फर्दर। ठीक है, डू नॉट मेक फर्दर डिले। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फ्रॉम एडवर्ब, फॉर्म ऑफ एडवर्ब, यहाँ पे एडवर्ब भरना है। ही वाज काइंड डैश टू हेल्प हर, यहाँ पे कौन सा एडवर्ब लगेगा, तो यहाँ पे लग जाएगा इनफ। ठीक है, ही वाज काइंड इनफ टू हेल्प हर। आई नेवर सा हर डैश, यहाँ पे कौन सा एडवर्ब लग जाएगा, तो आई नेवर सा हर डैश की जगह पे हो जाएगा बिफोर। ठीक है, क्या हो जाएगा बिफोर, आई नेवर सा हर बिफोर, इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा इसको। ईच ऑफ हर रूम्स डैश टू लेट, यहाँ पे क्या एडवर्ब आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इज, ईच ऑफ हर रूम्स इज टू लेट। पॉलिटिक्स हिज चीफ इंटरेस्ट, ठीक है, डैश यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वाज। ठीक है, पॉलिटिक्स वाज हिज चीफ इंटरेस्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर प्रोनाउन, प्रोनाउन भरना है। ही इज नॉट सो गुड एज डैश, क्या भरा जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आई। ठीक है, ही इज नॉट सो गुड डैश सो गुड एज आई, मतलब आंसर इसका डी ऑप्शन सही है। द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर दैन दैट ऑफ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा दैट। ठीक है, दैट हो जाएगा, यहाँ पे दैट भरा जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर कंजंक्शन, कंजंक्शन भरना है यहाँ पे। ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, यहाँ पे कौन क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन लगेगा, तो यहाँ पे लग जाएगा दो। ठीक है, दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। नेक्स्ट है हैड ही अराइव्ड व्हेन ही हैड टू लीव अगेन। ठीक है, यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन प्रयोग किया जाएगा, 42 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट, स्कैर्सली, स्कैर्सली हैड ही अराइव्ड व्हेन ही हैड टू लीव अगेन। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन लगाना है। आई एम टायर्ड राइटिंग टू हिम, यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगाया जाएगा,
तो 43 का हो जाएगा आप। आई एम टायर्ड ऑफ राइटिंग टू हिम, ठीक है। ही डाइड फ्रॉम वांट मेडिकल एड, यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है, ऑफ। ही डाइड फ्रॉम वांट ऑफ मेडिकल एड। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या करना है, आर्टिकल भरना है, ए एन और द का प्रयोग। आई सपोज ही हैज डैश होम टू गो, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा, तो यहाँ पे लगा जाएगा होम की जगह पे आ, ठीक है। आई सपोज ही हैज आ होम टू गो। गंगा इज डैश हॉलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा, तो गंगा के साथ जो कि स्थित होती है तो यहाँ पे द लगता है। द गंगा इज द हॉलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है, एक ही गंगा है तो यहाँ पे द लगेगा, तो आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल नाउन। नाउन भरना है। द वर्ड्स डॉक्टर बिलोंग टू कौन से जेंडर में बिलोंग करता है, ठीक है। डॉक्टर जो होता है किस प्रकार के जेंडर में आएगा, तो डॉक्टर जो होता है कॉमन जेंडर में आएगा, मतलब कि महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। द माइस कॉट इन द ट्रैप, ठीक है, माइस मतलब चूहा, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे माइस जो है बहुवचन में आएगा तो यहाँ पे वर हो जाएगा, ठीक है। माइस और माउस, माउस में इस होता है चूहा, तो माउस जो होता है एक वचन होता है, माइस उसका बहुवचन होता है, तो वर लगेगा। फाइंड द प्लूरल ऑफ द वर्ड, डिक्शनरी का प्लूरल बताना है, मतलब कि बहुवचन। डिक्शनरी क्या क्या बताना है, बहुवचन। तो डिक्शनरी का बहुवचन क्या होता है, डिक्शनरी का बहुवचन होता है डिक्शनरी, जो कि बी पार्ट में सही लिखा हुआ। फाइंड द प्लूरल ऑफ द वर्ड चीफ, चीफ का हमें प्लूरल बताना है, बहुवचन बताना है, तो इसका हो जाएगा चीफ्स, एस लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा बहुवचन, ठीक है। चलिए हो गया इंग्लिश। अब देते हैं जीएस के क्वेश्चन। अब जीएस में आपको करंट अफेयर अलग से पढ़ना है, इस करंट अफेयर से आपको कोई मतलब नहीं है, 2022 का पूछा गया, लेकिन आपको 2023-24 का तैयार करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बी पार्ट हो जाएगा, INS तर्कस। अगर 2022 में किस राज्य में मिंजर मेला, मिंजर मेला का आयोजन कौन से राज्य में होता है, तो ये हिमाचल प्रदेश में होता है, ये याद रखिएगा। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम सितारा कौन सा है, तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। पटाखा किस देश की मुद्रा है, तो ये होता है मकाऊ देश की मुद्रा, आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो ये किया था अनुच्छेद 66 के तहत, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो उस नृत्य का नाम क्या है, पाई डंडा नृत्य, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज में सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसको स्थापित किया गया था इसमें से, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफेड। नेफेड की अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पड़ जाएगा, भारत की राजधानी नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है, किछौछा दरगाह शरीफ की अगर हम बात करेंगे तो ये पड़ता है अम्बेडकर नगर में, आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित विकल्पों में से वाहन की प्रकार की पहचान करना है आपको, ठीक है। ये किस प्रकार का वाहन है, तो ये जो है एक प्रकार का एसयूवी वाहन के अंतर्गत आता है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। चौल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था, तो उसको हम कहते थे पलिच्छांदम, ठीक है, पलिच्छांदम कहा जाता था, पलिच्छांदम, तो आंसर इसका सी ऑप्शन रहेगा। गैलरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, गैलरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है बताना, तो गैलरेस ज्वालामुखी जो है ये पड़ता है कोलंबिया देश में, आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहाँ पर वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना किया है, ठीक है। तो इसकी स्थापना की गई है मैसूर में, मैसूर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में, ठीक है। चलिए 1 अप्रैल 2022 को भारत के किस पड़ोसी देश ने आर्थिक संकट के चलते आपातकाल लागू किया था, तो आपातकाल लागू किया गया श्रीलंका के द्वारा, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाते हैं हर वर्ष 10 मार्च को, आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट। वस्तु एवं सेवा कर एक घटक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष बनाया गया था विजय केलकर को। राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति के सदस्य कौन नहीं होता इनमें से, तो इसमें राज्य सभापति नहीं आता, बाकी उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के विपक्ष नेता होते हैं, ठीक है, और राज्य के राज्यसभा उसमें नहीं पाए जाते राज्यसभापति। साइबर हमलावर आमतौर पर किसी लक्ष्य का या पीड़ित का उपयोगकर्ता का IP एड्रेस प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसे लक्षित करते हैं, तो इनमें से देखा जाए तो वेबसाइट से लक्षित करते हैं, वेबसाइट टारगेट करेंगे, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की लंबी दूरी के नौसैनिक संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो इसकी मारक क्षमता है ब्रह्मोस की 350 से लेकर 400 किलोमीटर रेंज है, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न है, नीतू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश याचिका के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के निर्णय आसान कौन सा सही है इनमें से? तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, तो देखिए किराया न चुका पाना अपराध की श्रेणी में नहीं होगा, तो ये आता है इसके मामले में। क्रिमिनल केस भी दर्ज नहीं होगा, ये भी आता है। इस मामले में जस्टिस संजीव खन्ना और बेला एम त्रिवेदी के बेंच ने जो है सुनवाई किया था, तो ये भी सही है, तो उपयुक्त हो जाएगा, सभी सही। तो आंसर डी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। आर्थिक थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 में भारत की बेरोजगारी दर तेजी से गिरकर कितना परसेंटेज हो गया है? तो ये 2022 के आंकड़ों के अनुसार 6.57% है, ठीक है। 2024 का आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व कहाँ जमा होता है? तो ये समूचा राजस्व जमा होता है भारत की संचित निधि में, ठीक है। कहाँ जमा होता है? भारत की संचित निधि में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होता है इनमें से? तो इनमें से हो जाएगा वो क्वासी और कर। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, इस ट्रैफिक प्रतीक का क्या अर्थ है? ये अगर आपको कहीं मिलता है तो इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है अनिवार्य है दायां मोड़, ठीक है। इसका मतलब राइट साइड में मोड़ है। आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में यानी पौधों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा घुले हुए खनिजों और जलों को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद मिलती है? तो वो करा जाता है वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से। आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट, ठीक है। 4 अप्रैल 2022 को 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 से किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया था वीआर को, ठीक है। वीआर को प्रदान किया गया था। अभी आपको याद रखना है इसमें 67वां ग्रैमी अवार्ड, 67वां ग्रैमी अवार्ड 2024 जो हुआ, इसमें एल्बम ऑफ द ईयर दिया गया है मिडनाइट्स को। मिडनाइट्स को दिया गया है, जो कि ये टेलर स्विफ्ट का है, ठीक है। टेलर स्विफ्ट ने इसे बनाया, टेलर स्विफ्ट के द्वारा को दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा इसका मिडनाइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखते हैं हिंदी के क्वेश्चन। हिंदी क्वेश्चन में हमें संधि विच्छेद बताना है उज्ज्वल का। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना है, ठीक है। चलिए उज्ज्वल का संधि विच्छेद बताते हैं। उज्ज्वल का संधि विच्छेद हो जाता है उत प्लस ज्वल, जो कि ए पार्ट में दिया गया है, और यह किस प्रकार के संधि के अंतर्गत आएगा? तो यह व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना जिसमें सही प्रत्यय लगा हुआ। सजावट में कौन सा प्रत्यय लगता है? तो सजावट में आवट प्रत्यय लगा है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से बताना उस विकल्प का चयन करना आपको कि जिसमें प्रति उपसर्ग लगा हो। प्रतिरूप, प्रतिगम, प्रतिदिन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सभी में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। निम्नलिखित विकल्पों में से बताइए कौन सा एक वाक्य का प्रकार नहीं है? वाक्य के प्रकार में कृतवाच, क्रमवाच और भाववाच ये तीनों आता है, मध्यवाच उसमें नहीं आता, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। उसे कौन सा काल कहते हैं जिनसे बीते हुए समय में कार्य व्यापार की पूर्णता, अपूर्णता, आवृत्ति अथवा उसकी निरंतरता का बोध होता है, उसे कौन से काल के अंतर्गत रखा जाता है? तो उसे हम कहते हैं भूतकाल के अंतर्गत, ठीक है। बीता हुआ काल भूतकाल के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर अगर देखा जाएगा तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होता है? एक होता है अकर्मक क्रिया और एक होता है सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, आंसर डी पार्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना है जो विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द होता है। तो विशेषण की विशेषता जो बताता है उसको हम कहते हैं प्राविशेषण, ठीक है, प्राविशेषण कहते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम टोटल? तो यहाँ पे देखा जाएगा तो 11 सर्वनाम है, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। अधिकरण का क्या परसर्ग होता है? तो अधिकरण की अगर हम बात करेंगे तो होता है मैं, में, पर, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। कर्ता का होता है ने, कर्म का होता है को, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, ठीक है, अपादान से अलग होने के अर्थ में होगा। अधिकरण का में पर होता है। सही एक वचन वाला शब्द पहचाना इनमें से। एक वचन वाला कौन सा शब्द है? लोहा, लोहे दिया गया है जो कि बहुवचन है। नहरें भी बहुवचन है, किताबें भी बहुवचन है, सड़क एक वचन है, तो सड़क आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सड़क क्या हो जाएगा? आंसर एक वचन हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सही शब्द स्त्रीलिंग शब्द पुजारी का स्त्रीलिंग सही शब्द क्या होगा? तो पुजारिन होगा, जो कि बी पार्ट में दिया गया है, बी पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध के वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प बताना। आप शनिवार के दिन चले जाएं, इसका शुद्ध रूप की सबसे अच्छा विकल्प कौन सा? तो आप शनिवार को चले जाएं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? जब शनिवार कह रहे हैं तो उसमें दिन कहने की क्या ज़रूरत है? तो इस तरीके से सी पार्ट इसका शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। सुनने में समान परंतु अर्थ भिन्न वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं शब्द युग्म कह सकते हैं, समरूपी, भिन्नार्थक कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, फिर तो दोनों, ए व बी दोनों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 4 विकल्पों में से हमें बताना अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ।
ठाकुर का इसमें से कौन सा निकार्ती शब्द है? तो यहाँ पे देखा ठाकुर में देवता भी होता है, इसका एक अर्थ माली भी होता है, इसका एक अर्थ नाई भी होता है। तो डी पार्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। सिंदूर की होली पुस्तक के लेखक कौन है? सिंदूर की होली की पुस्तक के लेखक का नाम है लक्ष्मी नारायण मिश्र। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो वो कौन सी भाषा हो जाएगी? तो वो उर्दू हो जाएगी। ठीक है। पहली कौन सी है? तो पहली हिंदी है। निम्नलिखित में से किस कृत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है इसमें से? तो इसमें से अगर देखा जाए तो उर्वशी को मिल चुका है। उर्वशी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चलिए, रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद इनमें से कौन सा एक नहीं होगा? तो देखिए, ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण, ये तीनों होता है। संकर शब्द इसके अंतर्गत नहीं आता, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 94 से 98 तक 5 प्रश्न दिया गया है, जो कि आपको गद्यांश को पढ़ना है और इससे आंसर देना है। तो आप गद्यांश लोग पढ़िएगा, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपरोक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक बताना है। तो देखिए, जब गद्यांश को आप पढ़िएगा तो आपको शीर्षक निकल के आएगा इसमें कि ये कवि और प्रकृति के बारे में बातें कही गई हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, कवि और प्रकृति। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 95 का हमें गद्यांश का क्या संक्षेपण देना है। तो संक्षेपण जो होता है, जब आप पढ़ेंगे तो उसका सारांश निकल के आएगा, वही संक्षेपण हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप सी पार्ट देखते हैं तो सी पार्ट इसका क्या है? संक्षेपण हो जाएगा। ठीक है, जो कि आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों को रखने वाले वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये सभी चीज़ें मिलते हैं वाल्मीकि, कालिदास, भवभूत इत्यादि संस्कृत के प्राचीन कवियों में। तो आंसर डी ऑप्शन राइट है। प्रकृति हमारे सामने किस रूप में आती है? तो आप गद्यांश जो पढ़ेंगे तो आंसर निकल आएगा, आंसर ए पार्ट, अनंत रूप में आती है। ठीक है। प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों को रखने वाले वर्णन हमें किन संस्कृत प्राचीन कवियों में मिलते हैं? तो इसका आंसर अभी ऊपर हो जाएगा, इन सभी वाल्मीकि, भवभूत, कालिदास के। तो आंसर डी पार्ट है, उपरोक्त सभी। ठीक है। 4 विकल्पों में से हमें बताना दिए गए पद के उचित अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई, इसका जो है कौन से अलंकार इसमें प्रयोग किया गया? तो इसमें देखिए रूपक अलंकार का प्रयोग किया। रूपक अलंकार मतलब जब किसी उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है। यहाँ चरण कमल बंदो हरिराई जो है, चरण को कमल के समान बताया गया है, तो इस तरीके से रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस बताना जहाँ पे चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहा जाता है? ठीक है। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं सममात्रिक छंद। क्या कहेंगे? सममात्रिक छंद। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। जिसकी कि अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। और आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।